नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोर क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल साइंस की 10 एमसीक्यू डेली सीरीज को। और इस सीरीज की 8वीं वीडियो है। इस सीरीज में हम लोग जनरली 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस डील करते हैं जनरल साइंस से, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये सारी ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये ज़रूर से ज़रूर एंड तक वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका स्कोर कितना होता है आउट ऑफ 10 वो ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, और ये जो है 8वीं वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप वीडियोस नहीं देखें और या देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्यूटामेन। ठीक है, ब्यूटामेन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? It is a mixture of highly condensed polycyclic aromatic compounds. It is soluble in carbon disulfide. SARA analysis is used to determine bitumen chemistry. All of the above are correct statement. तो कौन से करेक्ट है? तो ये चारों के तीनों जो ऊपर वाले हैं सारे ऑप्शंस करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ब्यूटामेन जो हम लोग देखते हैं ये बेसिकली एक पेट्रोल, जब भी क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होता है तो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हम लोग को मिलता है पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल एंड डीजल के जो उसको भी रिफाइन करने के बाद में जो वेस्ट बनता है, जो ब्लैक ब्लैक सा मटेरियल निकलता है, जो कि बेसिकली यूज किया जाता है रोड्स बनाने के लिए। तो जो रोड्स की चिकनाई के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है बेसिकली ब्यूटामेन। ठीक है, तो वो इट इज़ अ हाईली कंडेंस्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसको जलाने से एक स्मेल आती है टिपिकल। वो सॉल्युबल किस में है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में, CH2 में ये सॉल्युबल है। फिर सारा एनालिसिस क्या होता है? तो सारा एनालिसिस बेसिकली ऑयल टेस्टिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जो पेट्रोलियम ऑयल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उन स्टूडेंट्स को पता होगा। इट्स अ मेजर टू मेजर सैचुरेट्स एस्फल्टिनेस। ठीक है, एसफल्ट कितना है, रेजिन कंटेन्स एरोमेटिक्स इन हेवी क्रूड ऑयल डिस्टिलेट्स एंड फीड स्टॉक में, ये इस इक्विपमेंट के थ्रू, मशीन के थ्रू में चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरस। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले कौन सा ऑर्गन होता है, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियास या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। ठीक है, तो इसका अगर सही आंसर आपको पता होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। स्टोमक जो है मेनली वो ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हमारा बेसिकली जिसको एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है, ये स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। ठीक है, बकल कैविटी जिसको कहा जाता है, और माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है हमारा एनस पे। ठीक है, तो सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउथ जो है उसको बकल कैविटी कहा जाता है, इसमें टंग, टीथ वगैरह है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है ओसेफेगस में, या इसको कभी कभी फूड पाइप कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में उसको सॉरी इंग्लिश में इसको कॉमनली हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, फिर फूड पाइप के बाद वो डायरेक्ट आ जाता है स्टोमक, जिसमें खाना स्टोर्ड रहता है कुछ टाइम के लिए। फिर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो फिर रेक्टम और एनस में वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेन हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। फिर जो कुछ कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे कि लीवर। ठीक है, लीवर जो है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। लगभग एक हेल्दी एडल्ट में 1.5 kg का वजन होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन है। फिर लीवर के साथ साथ इसमें बाइल डक्ट, देन पैंक्रियास भी प्रेजेंट होता है, जो मेनली बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। मेनली जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो शुगर, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो पैंक्रियास है। तो ये सारे बेसिकली क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी होता है जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है, वर्मी फॉर अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन वैसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका यूज अब नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर वो बॉडी से हट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे सीक्वेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। और एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा होता है। ठीक है, लेकिन उसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो डायमीटर होती है वो स्मॉल होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन उसका डायमीटर जो होता है वो बड़ा होता है।
ठीक है, इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे लंबा मिलेगा आपको, लेकिन उसकी डायमीटर छोटी है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर बड़ा है लेकिन लेंथ छोटी होती है। ठीक है, तो माउथ से लेकर एनएस तक आपको ये सारे पार्ट्स याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ये भी बायोलॉजी से है। लिपोप्रोटीन्स विच आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स and which transport the cholesterol in the bloodstream are what? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स। लिपोप्रोटीन्स के बारे में कहा जा रहा है। लिपो जो है बेसिकली लिपो ही दो शब्दों से मिलकर बना है ना, लिपोप्रोटीन्स। तो एक तो पता चल गया कि एक तो प्रोटीन पार्ट होगा, एंड लिपो मीन्स एक फैट। लिपो मीन्स कभी कभी आपको फैट के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन इज बेसिकली या बायोकेमिकल असेंबली, देख सकते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ मेनली प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स। और इसका मेन जो पर्पस है, तो इसका मेन जो पर्पस लिपोप्रोटीन्स का क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड मॉलिक्यूल्स इन वाटर एज इन ब्लड और प्लाज्मा और एनी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और लिपोप्रोटीन्स जो है बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजों से बना होता है, वो होता है कोलेस्टेरॉल, ठीक है, और एक होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एचडीएल, लो एलडीएल, ठीक है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो लिपोप्रोटीन्स आर बेसिकली फैट एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे मूव करेंगे, ये हमारा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है। Which among the following temperature scale is based upon absolute zero सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रैंकिन? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा केल्विन। जनरली हम लोग एवरीडे लाइफ में हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं या तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उनमें हम लोग ज़्यादातर केल्विन का यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर के। और ये जो है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, ना कि सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो की बात की जाती है। एब्सोल्यूट जीरो वो क्या टेम्परेचर है, तो जीरो केल्विन को मेनली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो केल्विन का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो -460 कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या, इसके बिलो कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। ठीक है, तो जीरो केल्विन होगा हमारा सही, तो केल्विन हमारा सही स्केल होगा। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्केल, केल्विन स्केल, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो एब्सोल्यूट जीरो देख सकते हैं, जीरो जब जीरो केल्विन होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, और 460 के आसपास डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, दोनों माइनस में। वाटर फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डिग्री सेल्सियस में हम लोग 0 डिग्री मान के चलते हैं, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है, और वो केल्विन स्केल में 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो वाटर बॉइलिंग, वाटर फ्रीजिंग कब होता है, ये सब पता होना चाहिए। और तो आपको कन्वर्सन पता होना चाहिए, है ना। तो कन्वर्सन कि डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कैसे किया जाता है, और केल्विन टू फ़ारेनहाइट, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन के लिए तो जस्ट हमें 273.15 से ऐड कर देना होगा। ठीक है, ये पता है। फिर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के लिए भी एक कन्वर्सन फैक्टर अगर दिया हुआ है, हमें डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन दे दिया है और हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम लोग फ़ारेनहाइट या सेल्सियस को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा यूनिट है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, और ये जो कन्वर्सन होता है, ये दोनों कन्वर्सन आना चाहिए। तो आप कोई भी अगर इससे न्यूमेरिकल भी कुछ आता है तो आप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। व्हाट इज रूबिस्को? ठीक है, RUBISCO, ये बेसिकली क्या होता है, शुगर है, एंजाइम है, फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो रूबिस्को इज बेसिकली एन एंजाइम, और एंजाइम क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन ही होता है जो कैटालिसिस का रोल प्ले करता है। कैटालिसिस क्या होता है, वो केमिकल यूनिट होता है जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है, जल्दी करा देता है। ठीक है, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में दे देता है जिससे
काम हो सके, ठीक है वो। तो रूबिस्को वो चीज है। और रूबिस्को को जब एलैबोरेट करेंगे, रूबिस्को स्टैंड फॉर व्हाट? रूबिस्को स्टैंड फॉर राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ये इसको एक्सपैंड करने ही दे दिया जाता है। तो रूबिस्को इज बेसिकली राइबोलोज 1 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है। एक एंजाइम है जो कि मेनली कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है तब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे बायोस्फीयर में रूबिस्को जो है सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, क्योंकि पूरे बायोस्फीयर में प्लांट बहुत सारे हैं, तो हर प्लांट में ही ये रूबिस्को एंजाइम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये बेसिकली ये, क्योंकि रूबिस्को एक प्रोटीनिशियस नेचर है, एंजाइम यानी प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ही मेनली शो करता है रूबिस्को का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एक कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। Which among the following group represent the most commonly found cancers in the world? ठीक है, मोस्ट कॉमनली फाउंड कैंसर्स इन द वर्ल्ड कौन सा है? कैरिकोनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा या जर्म सेल ट्यूमर? तो इसका जो सही आंसर होगा, मोस्ट कॉमनली जो होता है वो होता है कैरिकोनोमा, ठीक है। कैरिकोनोमा ऑप्शन नंबर ए हमारा इंपॉर्टेंट है। कैरिकोनोमा बेसिकली वो कैंसर होता है जो एपिथेलियल टिश्यूज पे होता है, और हमें पता है कि जो एनिमल टिश्यू में सबसे अबंडेंट जो होता है बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज होता है, ठीक है। ये मेनली लाइनिंग्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक ठीक है। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हो गया या इंटरनल पैसेज वे हो गया, जैसे कि ओसोफेगस फूड पाइप में हो गया या स्किन के में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सब जगह ही ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो टाइप ऑफ कैंसर होता है कैरिकोनोमा होता है, जैसे कि स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी, लीवर, लंग्स, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, हेड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, हेड, नेक आर ऑल कैरिकोनोमास, ठीक है। फिर और भी तरह के अलग अलग मेनली कैंसर्स होते हैं, हेड से लेकर ओरल कैविटी, लंग्स, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर, कोलम, रेक्टम जो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्टोमक में, किडनी में, ठीक है, प्रोस्टेट, ये सब। फिर ल्यूकीमिया क्या होता है? तो मेनली ब्लड कैंसर कहा जाता है, ठीक है। फिर सार्कोमा बेसिकली होता है जो बोन्स के लिए होता है, बोन्स में अगर कैंसर होता है, बोन कैंसर को मेनली कहा जाता है। लिम्फोमा बेसिकली जो लिम्फ टिश्यूज को, लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करता है, उसको कैंसर कहा जाता है, लिम्फोमा। एंड जर्म सेल ट्यूमर में यानी जो जर्म सेल्स होते हैं, जैसे कि मेल में जो होता है वो हमारा टेस्टिस होता है, ठीक है। एंड फीमेल में जो होता है हमारा ओवरीज, अगर इसमें कैंसर हो जाए तो उसको जर्म सेल ट्यूमर या जर्म सेल कैंसर कहा। तो ये मेन टाइप्स ऑफ मेनली कैंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, कैरिकोनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7 पे चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग हैव बीन फाउंड टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड डेफेंसिन 1 which has been found potential to develop drugs for antibiotic resistant bacteria, ठीक है। तो ये करंट अफेयर से ये मेनली कौन सा प्रोटीन है डिफेंसिन 1, कौन से जानवर से मेनली मिलता है जो हेल्प करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेकिंग अ ड्रग्स विच इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है। कॉड फिश, कटल फिश, हनी बी या फिर डोमेस्टिक फ्लाई? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हनी बी, मधुमक्खी जो होती है जिससे शहद मिलता है। तो डिफेंसिन 1 वो प्रोटीन है जो हेल्प कर सकता है हमें रेसिस्टेंट फॉर एपिथेलियल सरफेस टू माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन नहीं होने देता है, ठीक है। और ये मेनली एम्स्टर्डम में ये इसकी स्टडी हुई थी, हनी बीज जो प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये फ्यूचर में ऐसा बताया जा रहा है कि ये कॉम्बैट कर सकता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन्फेक्शन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो हनी बी से हम लोग जो शहद बनता है ना, जो हनी बनता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो इसीलिए रोज इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हनी हमें इनटेक करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ अ सॉलिड एंगल, ठीक है। ऐसा यूनिट बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का पूछा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा? रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर स्क्वायर या पाई?
तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो जैसे प्लेन एंगल होता है, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ये क्या है, बेसिकली 2 डायमेंशनल होता है ना। तो ये जो होता है जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल में जो ये एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल बोलता है। लेकिन सॉलिड एंगल जो होता है मेनली 3 डायमेंशनल फिगर्स के रहते हैं, जैसे कोन, क्यूब, स्फीयर के लिए होता है। तो आसान भाषा में बस यही है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो स्टेरेडियन इज बेसिकली यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, और स्टेरेडियन को मेनली एस आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एस आर भी दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड एंगल। एंड वन स्टेरेडियन इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर subtended at the center of a sphere by the surface whose area is equal to the square of the sphere's radius। ठीक है, तो ये जो है पूरा एंगल सबटेंड करता है एक स्फीयर का। ठीक है, और एक स्फीयर में मेनली जो एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, वो होता है 4 सर्कल का एरिया। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एंटर नहीं करना, बस आपको पता रखना है कि सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लेन एंगल आएगा तो उसका जो होता है मेनली हम लोग क्या करते हैं, डिग्रीज में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग, डिस्टेंस, टाइम, प्रेशर या पावर। ठीक है, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर जो है ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस का यूनिट है। तो लाइट ईयर क्या होता है, बेसिकली लाइट ईयर जो होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करने में हेल्प करता है। हमें कैसे पता है कि सन और जो अर्थ है उसमें 150 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी है, कोई जाके नापा है क्या, ऐसा पॉसिबल है? कोई जो हमारा नियर बाई गैलेक्सीज है वो कितने दूर है, हम लोग कैसे नाप सकते हैं, है ना। तो वो जो यूनिट है वो बेसिकली लाइट ईयर ही है। तो लाइट ईयर क्या होता है, तो एक साल में, अगर एक साल हम लोग लिया जाए, एक साल में लाइट कितना दूर ट्रैवल कर सकता है, जब लाइट की स्पीड जब होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसको मेनली लाइट ईयर कहा जाता है। तो वो डिस्टेंस क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। तो देख सकते हैं एक साल में लाइट जो है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर ट्रैवल करता है। इतना बड़ा डिस्टेंस हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कितना बड़ा है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सोच सकते इतना स्पीड होने के बावजूद भी लाइट पूरे एक साल में इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करने में स्पेस रिसर्च से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखेंगे। मैक नंबर इज ए मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मैक नंबर, स्पीड, हीट ट्रांसफर, स्टैटिक प्रेशर या फिर वॉल्यूम। तो बेसिकली मैक जो होता है आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, प्लेन्स में, जेट प्लेन्स में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है मैक। तो ये स्पीड का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट। ठीक है, तो मैक नंबर्स बेसिकली वो रेशियो है, रेशियो ऑफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड जो होता है, ठीक है, फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, उसको मेनली कहा जाता है मैक नंबर, देख सकते हैं। और ये अर्नस्ट मैक जो थे इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी ऑफ जो फ्लूइड है और वेलोसिटी ऑफ साउंड जब इक्वल हो जाता है, मतलब मैक नंबर क्या हो जाता है, 1, उसको मेनली कहा जाता है व्हाट, उसको मेनली ट्रांससोनिक कहा जाता है। ठीक है, जब स्पीड जो होती है मैक 1 होती है तो उसको ट्रांससोनिक कहा जाता है। तो स्पीड ऑफ जो साउंड है वो भी इक्विवेलेंट है मैक 1 स्पीड का। ठीक है, तो मैक 1 स्पीड आपने देखा होगा कि जब मिसाइल लॉन्च होता है या कोई नया मिसाइल बनता है तो उसका मैक नंबर बताया जाता है कि इसकी स्पीड कितनी है ना। तो स्पीड ऑफ द साउंड जो है 340 मीटर पर सेकेंड, ये होती है मैक 1 स्पीड। उसको ट्रांसोनिक भी कहा जाता है। जब स्पीड ऑफ साउंड से कम होता है, जब मैक नंबर 1 से कम होता है उसको सबसोनिक कहा जाता है। जब मैक 1 से ज़्यादा होता है उसको मेनली सुपरसोनिक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब मैक नंबर 5 से ज़्यादा होता है तब उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, है ना। तो ये जो बात की जा रही है स्पीड की बात की जा रही है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्पीड ऑफ द, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द
साउंड। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए, ये ट्रांसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैक नंबर ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने समझने मिला होगा। आपका आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर है वो जरूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा वीडियो, किसी भी तरह से हेल्पफुल है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए अपना स्कोर। कोई सजेशंस डाउट हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।